मैंने देखा मेरी ही मेड का बच्चा उसमें से एक है, जो कि हमारे घर में ही रहा 4-5-6 साल, और उसकी मदर हमारे यहाँ काम करती थी, फादर स्कूल में पियोन है। और मैंने देखा कि अरे वो बच्चा तो आईएएस में आ गया, और मेरे सामने ही आया। हालांकि मेरे को पता था कि वो आईएएस में आ गया, लेकिन उस समय आमना सामना जब होता है, वो बच्चा जो आपके पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा है वो आईएएस ऑफिसर बन गया। कम से कम भी 20-25% सेलेक्टेड ऑफिसर ऐसे हैं जो कि नॉर्मल थे पढ़ाई में अपनी, कोई बहुत टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे। तो कोई ऐसा हतोत्साहित नहीं हो कि मैं तो ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन आ गया था, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता है, ये बात नहीं है। जिस दिन आप इस पुस्तक में आपने बहुत जगह ये बात समझाई है, बहुत अच्छे से ये बात ब्रीफ भी की है कि कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या पढ़ें, सब्जेक्ट कैसे चुनाव करें, किस तरह से उसको आप लें और कैसे उसको मोटिवेट अपने आप को करें। अगर आप में वो जज्बा है, आपने जैसे कहा, और आपका टारगेट फिक्स्ड है, स्ट्रेटजी आपने बना ली है, तो कहीं भी बैठ के पढ़िए, वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। समय तो देना पड़ेगा पढ़ाई में, समय बिल्कुल आपको कम से कम, मेरे को लगता है 12 घंटे रोज पढ़ना ही चाहिए। मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। अगर आपका रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं इंटरव्यू तक गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, और रिजल्ट आया तो कहीं नाम नहीं था, तो फिर उसको अपने आप को वापस एक हिम्मत करके लगना, रिकंस्ट्रक्ट करना। नमस्कार, मैं हूं हरिकेश कुमार सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। चर्चा इस समय मैं जिस चीज की करने वाला हूं, अभी हाल में 1 फरवरी से लेके 9 फरवरी तक पुस्तक मेला लगा था दिल्ली के प्रगति मैदान में, या भारत मंडपम में कह लीजिए। पुस्तक मेले की चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मेरे हाथ में एक पुस्तक है, और इस पुस्तक का नाम है लक्ष्य यूपीएससी। बहुतेरी पुस्तकें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी लेखनी लिखी गई हैं लोक सेवा आयोग को लेकर के, परीक्षार्थियों को लेकर के। इसमें सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि जो बच्चे नए नए एस्पिरेंट्स बनते हैं यूपीएससी देने के लिए, उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वो किस दिशा में जाएं, क्या सब्जेक्ट लें, किस तरह से चुनाव करें, संघर्ष के क्या क्या पड़ाव आएंगे। ये सारी चीज़ें उनके जहन में घूम रही होती हैं, लेकिन अगर सही मनोदशा ना हो तो सफलता के लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें सफलता कहीं कहीं भाग्य आधारित भी होती है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आप जब ये बुक पढ़ेंगे, जब ये किताब पढ़ेंगे, तो आपको महसूस होगा कि बहुत सारे छात्र इस परिस्थिति से गुजरे होंगे जिन परिस्थितियों से इनमें शामिल पात्र हैं। ऐसी परिस्थितियों से गुजरते वक्त उनके जहन में क्या होता है, क्या फीलिंग्स होती हैं, किस तरह के उनके भाव होते हैं, क्या मनोभाव होते हैं, कैसे लड़ रहे होते हैं, सुबह क्या सोच रहे होते हैं, शाम में क्या सोच रहे होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। मैं ये बातें इसलिए कह पा रहा हूँ कि संभवतः मैं भी उन रास्तों से गुजरा हूँ। और मेरे सामने बैठे हैं डॉक्टर सज्जन सिंह जी, जो खुद ब्यूरोक्रेट है और 1995 बैच के आईएएस के 26वीं रैंक के लिस्ट में रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस पुस्तक को पहले तो वो छात्र ज़रूर पढ़ें जो इस दिशा में पढ़ना चाहते हैं। ज़रूर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जब यह पुस्तक पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे भी गेन होंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। और इसमें जो कोट लाइन है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर बिना योजना के आप किसी लक्ष्य का निर्धारण करते हैं या लक्ष्य के बारे में सोचते हैं तो वो सिर्फ आपकी इच्छा मात्र है। तो ऐसी किसी भी इच्छा को अगर लक्ष्य भेदने की दिशा में लेके जाना है तो आपको योजनागत तैयारी ज़रूरी है। आगे बात करने के लिए मैं सर से बात करना चाहता हूँ और आपको बाकी चीज़ें उन्हीं के माध्यम से सुनाता भी हूँ। सर, आपका स्वागत है और इस पुस्तक के लिए बहुत बधाई सर, क्योंकि मैं इसको पढ़ते वक्त बहुत बार महसूस किया कि सच में ये पुस्तक जो है बच्चों को इंस्पायर करेगी। थैंक यू। बहुत सारे अनुभव देगी। जी, धन्यवाद। मेरे लिए सबसे पहले जानकारी यही चाहिए मुझे कि आपको ये पुस्तक लिखने का मन में विचार कैसे आया, कब आया, और क्यों आपने सोचा कि नहीं ये पुस्तक आप, जबकि आप पढ़ाने की दिशा में नहीं हैं, आप शिक्षक नहीं हैं, आप सर्विस में हैं, तो आपके मन में ये विचार कैसे आया कि ये क्यों ज़रूरी है पुस्तक? इसमें जब आजकल जो बच्चे हैं, जब ट्रेनिंग ख़त्म हो जाती है आईएएस ऑफिसर्स की, तो उसका आखिरी पड़ाव में भारत सरकार में असिस्टेंट सेक्रेटरीशिप के लिए आते हैं 2-3 महीने के लिए। तो उसमें हमारे पास
जो बच्चे आए हमारे डिपार्टमेंट में जिनको अटैच किया गया, तो मैंने देखा कि उसमें सबसे पहले तो मैंने देखा मेरी ही मेड का बच्चा उसमें से एक है, जो कि हमारे घर में ही रहा 4-5-6 साल, और उसकी मदर हमारे यहाँ काम करती थी, फादर स्कूल में पियोन है। और मैंने देखा कि अरे वो बच्चा तो आईएएस में आ गया और मेरे सामने ही आया। हालांकि मेरे को पता था कि वो आईएएस में आ गया, लेकिन उस समय आमना सामना जब होता है, वो बच्चा जो आपके पीछे सर्वेंट क्वार्टर में रह रहा है वो आईएएस ऑफिसर बन गया। इसी तरह से जो दूसरे बच्चे मैंने देखे, उसमें भी कई लोग ऐसे थे कि जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड के थे, बहुत चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस से आते थे, जो बहुत नॉर्मल परिवारों के बच्चे थे। तो उनका कोई मोटिवेशन क्या है कि जो इतना ऐसे सिचुएशन है फैमिली की, उसमें भी वो इतना बड़ा सपना देखता है और सपना पूरा करता है, तो वो मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं इनके बारे में जानता हूँ इन बच्चों से। तो फिर मैंने उनकी बातें सुनी, कहानियाँ सुनी कि आपने कैसे किया, क्या मोटिवेशन था, कैसे आप इतना बड़ा सपना देख पाए। तो उनको देख के मेरे को, हालांकि मेरा खुद का बहुत एक हम्बल रूरल बैकग्राउंड है, बहुत ही छोटे से गांव से मैं बिलोंग करता हूं, लेकिन ये जो आज की जनरेशन में जहां इतना सारा आईटी हो रहा है, इतना सारे और खुले हुए हैं, तो उसमें भी ये बच्चे जो हैं इतना सपने देख पा रहे हैं ऐसे बैकग्राउंड के। तो उसको मैंने बात की, उसने बोला कि सर मैं आपको देखता था, आपकी गाड़ी देखता था, आपका घर देखता था, आप काम करते थे, तो मैं बहुत मोटिवेट हुआ इससे। तो ऐसे ही मैंने सोचा कि हर एक का मोटिवेशनल पॉइंट क्या है। दूसरी एक इसमें मिन्नू है, पीएम मिन्नू, जो क्लर्क थी केरला पुलिस में, उसका कैसे उसको मोटिवेशन आया। वो तो अच्छे से सेटल्ड थी, अपने घर में थी, अपने बच्चे उसका हो गया था, अच्छी एक वो क्लर्क की नौकरी कर रही थी। उसको आईपीएस ऑफिसर ने एक दो ने कॉम्प्लीमेंट किया कि तुम बहुत अच्छा काम करती हो, तुम बहुत अच्छे नोट्स बनाती हो, तुम आईएएस की तैयारी क्यों नहीं करती हो। तो मैंने सोचा ऐसे तो लाखों बच्चे देश में हैं जो सुनते हैं कि आईएएस बनना है, सोचते हैं कभी कभी आईएएस बनना है, लेकिन वो मोटिवेट नहीं हो पाते हैं और वो गाइडेंस भी उनको नहीं मिल पाती है। तो क्यों नहीं इन बच्चों की, जो ऐसे कॉमन बच्चे हैं, ऐसे हजारों बच्चे, लाखों बच्चे देश में हैं जिनकी आंखों में ये सपना होता है, इच्छा तो होती है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए ऐसे बच्चों की कहानियाँ इकट्ठी की जाएं जो कि बहुत नॉर्मल बैकग्राउंड से होके भी अपने मेहनत से, अपने लगन से, अपने सपने देख के, अपनी स्ट्रेटजी से, अपनी प्लानिंग से इस मुकाम तक पहुंच पाए हैं। तो ये जरूर इंस्पिरेशन का काम करेगा और भी लाखों बच्चों के लिए। पुस्तक को पढ़ते वक्त सर कई चीज़ें मेरे जहन में आ रही थी। जैसे जब भी बच्चा कोई भी छात्र जब ये सोचता है कि वो आईएएस बनना चाहता है, मैं ये जानना चाह रहा था कि जितने भी रूरल बैकग्राउंड के बच्चे हैं, जो भी हैं, जब हाई स्कूल 12th करते हैं तो जाहिर है कि उनके दिमाग में, जहन में आईएएस जैसा कोई कलेवर रहता नहीं। वो 10th में अपने मसरूफ रहते हैं तमाम बच्चों की चुगलबाजी में। हाँ जी, हाँ जी। और जब 12th में आते हैं तो चुनौती ये सबसे बड़ी होती है कि 12th का बोर्ड है और उसको निकालना है। इसके बाद चूंकि हमारा जो पूर्वांचल वर्ग है, खासकर बिहार, यूपी और आगे अब कहीं भी देखें तो पूरे क्षेत्रों में एक बड़ी महत्वपूर्ण विवेचना रहती है हर घर में कि बच्चा इंटरमीडिएट में साइंस करके निकले तो वो सिर्फ इंजीनियरिंग करे, मेडिकल करे, क्योंकि वो सुरक्षित माना जाता है कि ये करके निकलेगा तो सर्विस तो एटलीस्ट मिल ही जाएगा। जी, मुझे ये बात थोड़ी और गहनता से जाननी है कि जब कभी बच्चा कहता है कि मैं आईएएस की तैयारी करूंगा, तो एक माँ बाप होने के नाते या माता पिता होने के नाते उनके सामने क्या चुनौती होती है कि बच्चे को कैसे उस तरफ दिया जाए रास्ता कि जाए वो सिविल की तैयारी करे। क्योंकि आप समझ रहे हैं कि जिस लेवल पर ये परीक्षा होती है, एक तो 3 चरणों की परीक्षा, ऊपर से 10 लाख एस्पिरेंट्स, उसके बाद उसमें से सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो 0.01%। हम सब जानते हैं 1000 से ज्यादा आईएएस होते नहीं एक साल में, और अगर ये 10 लाख 10 साल भी देंगे तो भी 10,000 आईएएस बनेंगे। सही बात है। तो इस चुनौती को माँ बाप कैसे अपने आप में वो करें, शामिल करें, और कैसे उन बच्चों के लिए प्रोत्साहित करें कि नहीं आप जा सकते हैं, इसमें एक बार देना चाहिए। हाँ जी, ये जो तैयारी है आपने भी की और मैंने भी की, उससे मेरे को ये लगता है कि ये पूरे फैमिली का मिशन हो जाता है, केवल बच्चे का नहीं रहता है। क्योंकि बच्चा ठीक है, उसको एक गाइडेंस मिल गई, मेहनत उसी की है, लेकिन उसको बहुत उतार चढ़ाव से निकलना पड़ता है। कई बच्चे तो है कि 4-5 साल लगा देते हैं, कुछ 2-3 साल में, एवरेज 2-3 साल तो हर 5 वर्षीय बच्चा तो मानी ही जाती है। हाँ, मानी ही जाती है। और बिल्कुल, तो
उसमें बहुत डिप्रेशन के फेज आते हैं, बहुत कट ऑफ करना पड़ता है आपको सोशल मीडिया से, रिलेटिव से, फंक्शन से। तो माँ बाप का और फैमिली का पूरा रोल है कि बच्चे को मोटिवेट करते रहें, उसको सही जगह से गाइडेंस मिलती रहे। क्योंकि एक और चैलेंज अब हो गया है जो हमारे टाइम कम था, वो है कि इंफॉर्मेशन इतनी ज़्यादा अवेलेबल है यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, कोचिंग सेंटर्स पे, वैसे भी आपको, और सलाह देने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तो वो आपको इतना कंफ्यूज कर देते हैं। तो मेरे को लगता है कि माँ बाप का ये रोल है कि बच्चे का हौसला बढ़ाएं, उसके आत्मविश्वास को और सुदृढ़ करें समय समय पर। वो अगर थोड़ा डिप्रेशन में जा रहा है या उसको लो फील हो रहा है तो उसको मोटिवेट करें, उसके लिए सही गाइडेंस ढूंढें, और बहुत ही सटीक वाला गाइडेंस होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस जिसमें कई जगह से आपने ले लिया, ऐसा बिल्कुल पॉइंटेड गाइडेंस, सही मेंटरिंग जो इसको बोलते हैं, अच्छा मेंटर। दो महत्वपूर्ण बिंदु मेरे जहन में आ रहे हैं। पहला ये कि क्राइसिस में गुजरता हुआ परिवार और थोड़ा सुरक्षित परिवार, इन दोनों के सामने अलग अलग संघर्ष एक है, चुनौती भी एक ही है। क्राइसिस वाले परिवार से भी सेलेक्ट होते हैं बच्चे, और सामान्य स्थिति में भी सेलेक्ट होते हैं। तो क्या अपने आप को सुरक्षित रख करके, कभी कभी ये भी आता है ना जहन में कि जब आप आईएएस दे रहे होते हैं, प्रीलिम्स आप दिए और नहीं हुए, या इस बार प्रीलिम्स हुए, मेंस हुआ, अगली बार फिर प्रीलिम्स नहीं हुआ, ऐसी बहुत सारी घटनाएं होती हैं। आपकी इस जो पूरे सेलेक्टेड लोग हैं 7 लोग, उनमें भी इनकी कहानियां हैं कि 2 बार 3 बार मेंस दिया, इंटरव्यू भी दिया, फिर प्रीलिम्स फेल कर दिया। तो क्या आप ऐसा मानते हैं कि पहले अपने आप को एक सर्विस लाइन पे सुरक्षित करके, या छोटी बड़ी किसी भी तरह की नौकरी सुरक्षित करके तब इस पे जाएं, वो ज्यादा बेहतर है, या योजनाबद्ध तरीके से किसी भी लक्ष्य निर्धारण की तैयारी शुरू करें, फिर जो होगा देखा जाएगा, ऐसी स्थितियां? मेरा ये मानना है कि इसमें बहुत ही आपको टोटली डूब के तैयारी करनी पड़ती है। अगर आप सोचेंगे कि मैं दो नाव पे रहता हूँ, थोड़ा नौकरी भी ढूंढ लूँ, नौकरी में भी लगा रहूँ, या कुछ और करियर की प्लानिंग भी कर लूँ, साथ में लॉ कर लूँ, साथ में कोई और डिग्री भी कर लूँ, और ये काम करता रहूँ आईएएस की तैयारी का, तो मेरे को लगता है वो ठीक अप्रोच नहीं। 2 नाव वाली बात पे भी मैं आऊंगा, क्योंकि इसमें एक जगह पर है इसका वो निदर्शन है कि जैसे बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम, या यूपीएससी और यूपीपीएससी, उत्तर प्रदेश पब्लिक, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे दोनों परीक्षाएं एक साथ दे रहे होते हैं, आईएएस भी दे रहे होते हैं, पीसीएस भी दे रहे होते हैं। तो क्या ये जरूरी है कि आप यूपीपीसीएस या बीपीएससी नहीं दे करके सिर्फ आईएएस पे फोकस करें, या आईएएस की तैयारी के साथ साथ साइमल्टेनियसली ये भी हो सकता है? ये 2 नाव वाली बात मुझे नहीं, मैं जो 2 नाव की बात कर रहा था वो बहुत बच्चों में होता है कि मैं, क्योंकि कई बार फैमिली सर्कमस्टांसेस होते हैं, कई बार इनसिक्योरिटी होती है, तो कोई लोग एक जॉब पकड़ लेते हैं, या एक मास्टर्स डिग्री में भी साथ साथ एनरोल करा लेते हैं और साथ साथ तैयारी करते हैं। तो वो मेरे हिसाब से ठीक नहीं है, क्योंकि उसमें आपका फोकस नहीं रहता, और आपको इतना इस सारी जर्नी के लिए आपको थोड़ा इनसिक्योर होना पड़ेगा कि भाई मेरे पास तो यही एक रास्ता है, इसलिए मैं इसमें फेल नहीं हो सकता। तो आप देखेंगे मेरे इसमें भरत सिंह की कहानी पे वापस आता हूँ। वो बच्चा जो सर्वेंट क्वार्टर में पैदा हुआ, उसको इंजीनियरिंग की उसने, उसके बाद वो टाटा मोटर्स में नौकरी लग गई। तो ये एक बहुत बड़ा जंप था उस फैमिली के लिए, लेकिन उसको जब ये हुआ कि नहीं मेरे को तो आईएएस बनना है, वो ही मेरी को और आगे ले जा सकता है, मेरी फैमिली को ले जा सकता है, एक अच्छी जो जॉब सेटिस्फेक्शन दे सकता है, तो उसने वो नौकरी छोड़ दी। जबकि फादर पियोन है, मदर मेड है घरों में, लेकिन उसने इतना बड़ा हिम्मत का इतना बोल्ड स्टेप लिया, और उसमें उसके पिताजी ने, उसके फादर ने उसकी बहुत हेल्प की। उन्होंने बोला कि बेटा छोड़ दे, तू कर। तो उसमें जब तक आप उस तरह से नहीं बोल्ड डिसीजन लेते हो, तब तक आपका वो लक्ष्य के प्रति ना धुंधला लक्ष्य रहता है, मेरे को लगता है। तो इससे मैं कह रहा हूँ 2 नाव में। दूसरी जो आप बात कर रहे थे वो है कि क्या साथ साथ दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करनी चाहिए। उसमें मेरे को लगता है कि अगर कोई उसका मन है या इंटरेस्ट है, या लगता है कि एक और होना चाहिए फॉल बैक ऑप्शन, तो क्योंकि दोनों में तैयारियां काफ़ी हद तक मिलती जुलती हैं, क्योंकि सब में जनरल स्टडीज आता है, सब में एक सब्जेक्ट आता है, थोड़ा बहुत स्टेट स्पेसिफिक क्वेश्चन ज़्यादा हो जाते हैं। यूपी पीसीएस करेंगे तो यूपी के बारे में पूछा जाएगा, बिहार सिविल सर्विस में बिहार स्पेसिफिक होगा। तो मेरे हिसाब से वो भी अवॉइड करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरह की 2 नाव में है तो चल सकता है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। ओल्ड राजेंद्र नगर की आपने इसमें कई बार जिक्र किया है, कई बार बात की है जी, और ये कहते हुए कि वो आईएएस के लिए मक्का है।
मैं ये कह रहा हूँ कि क्या जो आपका मुखर्जी नगर है जहाँ छात्र रहते हैं, और आपने अंदाज़ा होगा ये आपको कि 70 के दशक के समय में कभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी इस समय बहुत मुखर हुआ करता था। और उसका मुझे इसलिए इस स्थान से याद है कि वहाँ के उस समय वाइस चांसलर गंगानाथ झा जी हुआ करते थे जी। और सर गंगानाथ झा बिलोंग करते हैं बिहार के मधुबनी से, और इनका हॉस्टल इनके नाम पर भी है। तो उस समय क्या हुआ था कि एक हॉस्टल से लगभग 11 IAS, ये शायद 1969 के समय की बात है या 68-69 ऐसे कोई पीरियड है, 11 IAS लगातार एक ही सीरीज में हॉस्टल में हो गए थे, और इलाहाबाद से बहुत ज़्यादा बच्चे होते भी थे। तो गंगानाथ जी से पूछा गया कि भाई 11 IAS अधिकारी यहाँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से निकले हैं, आपको कैसा लग रहा है? उन्होंने कहा भाई वो सारे के सारे 2M दर्जे के हैं, जो प्रथम दर्जे के हैं वो सबके सब लेक्चरर और प्रोफेसर होते हैं, जो फर्स्ट डिविजनर है वो तो लेक्चरर और प्रोफेसर होते हैं जी। ऐसा क्या आकर्षण है सिविल सर्विसेज में, क्या है उसमें? जी, तो क्योंकि मैं अभी 30 साल से हूँ IAS में, तो मैं बता सकता हूँ कि मेरे हिसाब से IAS से अच्छी कोई भी सर्विस है नहीं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी नौकरी हो। क्यों नहीं है? क्योंकि जितना काम करने का स्कोप और जितनी वैरायटी IAS ऑफिसर को मिलती है और किसी को नहीं मिलती है। क्योंकि जो स्पेसिफिक सर्विस हैं, चाहे पुलिस ले लीजिए, रेवेन्यू सर्विस ले लीजिए, उनका एक अपना डिफाइंड एक वर्टिकल काम है। IAS के उसमें इतनी सारी वैरायटी है कि आप आज पावर देख रहे हैं, कल को PWD देख रहे हैं, परसों हेल्थ देख रहे हैं। एक तो ये है। दूसरा जो कैनवास है काम करने का, जब बच्चा IAS में सेलेक्ट हो जाता है, 2 साल की ट्रेनिंग कर लेता है, तो SDM बन जाता है, जो पहली पोस्टिंग है, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या जो भी डिप्टी कलेक्टर कई जगह बोलते हैं। तो उसी में उसको इतना एक्सपोजर होता है कि उसको पूरा सब डिवीजन संभालना है, इतने सारे सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स हैं उसके नीचे, इतनी सारी गवर्नमेंट की स्कीम चलानी है। आपने उसकी भी चर्चा की है। हाँ, लॉ एंड ऑर्डर देखना है जिले, वो सब वसीम भट्ट जो कश्मीर का लड़का है वो इस बात से थोड़ा इसी वजह से उद्वेलित होकर आता है, उसके सामने बहुत सारा काम करने का। तो ऐसे वो भी मोटिवेट करता है। तो उसके बाद आपको जॉब सेटिस्फेक्शन जो मिलती है ना, बाकी चीजें आप छोड़ दीजिए कि आपकी इज्जत है, आपका अच्छा सैलरी मिलती है या आपको सुविधाएं मिलती हैं, उससे ज्यादा मेरे को जो अट्रैक्ट करता है और बच्चों को भी करता है दूसरों को, कि इतना स्कोप है काम करने का इसमें कि चाहे आपको एजुकेशन में आपका मन है, मान लीजिए, तो आप एजुकेशन में अपने जिले में, अपने सब डिवीजन में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हो। आपको सोशल सर्विस करनी है तो इतनी सारी स्कीम है, उनको ठीक से केंद्रित करके अगर आप काम करेंगे तो बहुत बेनिफिशरीज को, हजारों लाखों को फायदा पहुंचा सकते हो। थोड़ा दिल की बात पे आता हूँ सर। एग्जाम की तैयारी शुरू हुई, बच्चा शुरुआत किया, प्रिलिमिनरी हम सब जानते हैं कि मई और जून के पीरियड में होता है, लगभग महीने। फरवरी में पेपर्स उसके आउट होते हैं, जिससे आप फॉर्म भरते हैं, और फरवरी में फॉर्म भरने के बाद मई में आपके, हाँ जी, अभी दिसंबर में फॉर्म भरे गए हैं, 11 तारीख लास्ट डेट थी। जी जी जी। तो वो फॉर्म भरे गया था, प्रिलिमिनरी मई में होता है, 25 मई को इस बार है। लेकिन ये पूरा सर्कल घूमते घूमते 1 साल बीत जाता है। 1 से ज्यादा था। हाँ, इस साल जब वो बच्चा मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करते हुए इंटरव्यू देगा, तो उसको सिलेक्शन का इंतजार अगले साल के मार्च तक करना होगा। बिल्कुल, यानी 1 ईयर पूरा क्लियर गया जी। इसके लिए जब कोई बच्चा उतरता है उस एग्जाम में, या कोई भी ऐसा छात्र जो उसमें उतर रहा है, उसके जहन में कैसे ताकत आएगी कि वो पूरा थ्रू आउट ईयर उसके लिए प्रिपेयर करे, और डे बाय डे वो कैसे प्रिपेयर करे, ये बात। तो इसमें पहला तो जरूरी है कि एक आपका एंकर या मोटिवेटर या मोटिवेशन होना चाहिए, क्योंकि ये इसमें पूरी तैयारी में, क्योंकि लंबी तैयारी है और बहुत गहन तैयारी है ना, बहुत उतार चढ़ाव आएंगे। जैसे मिन्नू PM की कहानी है, जो क्लर्क थी केरला पुलिस में, वो जब भी डिप्रेशन में चली जाती थी या लगता था कि नहीं हो पा रहा है या बोर हो रही है, तो एक फिल्म देखती थी, जो एक पुरानी फिल्म है मलयालम में, जिसमें एक कलेक्टर हीरो था जो कि बहुत लोगों का काम करता है और बहुत अच्छा काम करता है, जिससे वो मोटिवेट होकर वापस लग जाती थी। तो एक तो आपको कोई ना कोई मोटिवेटिंग पॉइंट, जैसे कि आपने मेरी किताब के बारे में बताया, इसमें से कोई एक स्टोरी पकड़ लें जो आपको रेजोनेट करती है, आपके साथ आपको अच्छा लगता है, तो उस स्टोरी को ऐसे सिचुएशन में पढ़ें। दूसरी बात है कि आपको भी पता है कि सिलेबस इतना ज़्यादा वास्ट है इसका, तो आप अगर एक प्रॉपर प्लानिंग करेंगे पूरे 6-8 महीने की, कि मेरे को इस दिन ये खत्म करना है, इस दिन ये खत्म करना है, तब आपको ये टाइम नहीं लगेगा। आपको लगेगा कि अरे मेरा तो ये हुआ नहीं, आज करता हूँ, आज ये छूट गया था, अगले दिन करता हूँ। तो अगर एक सिस्टमेटिक वे में आप उसकी पढ़ाई करेंगे तो ये 1 साल कब निकल जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा।
दुर्घटनावश एक बात हुई थी कि भाई पिक्चर आई 12वीं फेल और वो IPS बनता है। हाँ हाँ जी। मैं इस बात पे इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि जब आप 7 कैरेक्टर पढ़े जाएंगे तो इन 7 कैरेक्टर में एक कॉमन चीज है कि वो मेधावी थे, उनका पढ़ने में मन लगता था। कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनका शुरुआती दौर में मन नहीं लगता है या उनके पास बहुत सारे भटकाव होते हैं। 12वीं फेल में खैर वो तो जिस वजह से दिखाया है कि वो फेल किस लिए हुआ उसके तो कारण दूसरे थे, लेकिन अक्सर बहुत पुरानी कहानियों में, बहुत पुरानी भी नहीं, 25 साल 30 साल के पीछे जाए हैं तो बहुत सारे ऐसे इलाहाबाद में भी लड़के मिलते हैं जिनका करियर 10th और 12th में बहुत वीक रहा है। और मुझे नाम अभी लेने में गुरेज तो नहीं है, लेकिन उचित नहीं समझता इसलिए क्योंकि वो छवि थोड़ी धूमिल करता है। 3rd डिविजनल रहे हैं, 2nd डिविजनल रहे हैं जी, ऐसा भी हाँ, ब्रेक भी हुए हैं। हाँ। और फिर रिकवर करके और IAS के टॉप रैंकर्स में भी घुस गए हैं, 50वीं रैंक तक भी ले गए हैं। जी जी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या IAS बनने के लिए क्या ये ज़रूरी शर्त है कि बच्चा मेधावी हो? अगर शुरुआत में बहुत अच्छा रहा है तो ही सोचे, अगर बहुत अच्छा नहीं रहा है तो उसको सोचने का इतना कोई वो नहीं है क्योंकि चुनौतियाँ बहुत बड़ी हैं और शायद उसको तोड़ दें, बिखेर दें, ऐसा कुछ नहीं। जैसा आप बता रहे हैं, मैंने भी 30 साल की सर्विस में ऐसे बहुत ऑफिसर्स देखे हैं जो 10वीं 12वीं इंक्लूडिंग ग्रेजुएशन में भी बहुत कोई टॉपर्स नहीं थे। ज़्यादातर बच्चे होते हैं जो कि अपने टॉपर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे ऑफिसर हैं जो कि बहुत ही नॉर्मल 2nd डिविजनर थे, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन की, लेकिन फिर मोटिवेशन उनको आया कि करना है। तो उसमें जरूरी नहीं है कि आप शुरू से टॉपर रहे हैं, गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं तो ही आप IAS बनने के बारे में सोचिए। आप अगर नॉर्मल स्टूडेंट भी हैं, इसमें क्या चाहिए IAS या कोई भी एग्जाम में सफलता के लिए कि आपने एक सपना देखा, फिर उस सपने को देखने के लिए उसमें डूब गए, उसमें उसी सपने को जीने लग गए कि हाँ मेरे को यही करना है, मेरे को और कुछ नहीं करना है। डेली उसी के बारे में सोचो, रात दिन उसके बारे में सोचो, फिर प्रॉपर प्लानिंग करिए कि ये प्लानिंग मेरी होनी चाहिए और उस डिटर्मिनेशन से, उस हार्ड वर्क से, टारगेटेड अप्रोच से लग जाइए तो आपका, देखिए हर कोई इंटेलिजेंट होता है। उस समय स्कूल के समय में, कॉलेज समय में हो सकता है उन्होंने ये टारगेट नहीं किया हो कि मेरे को टॉप करना है, लेकिन कॉलेज के बाद आया कि नहीं मेरे को तो IAS ऑफिसर बनना है या मेरे को तो IPS ऑफिसर ही बनना है। तब बच्चा जो है उसमें अगर लग जाता है लगन से तो डेफिनेटली सिलेक्शन होता है और कम से कम भी 20-25% सेलेक्टेड ऑफिसर ऐसे हैं जो कि नॉर्मल थे पढ़ाई में अपनी, कोई बहुत टॉपर गोल्ड मेडलिस्ट नहीं थे। तो कोई ऐसा हतोत्साहित नहीं हो कि मैं तो ग्रेजुएशन में 2nd डिवीजन आ गया था, मेरा तो कुछ हो ही नहीं सकता, ये बात नहीं है। जिस दिन इस पुस्तक में आपने बहुत जगह ये बात समझाई है, बहुत अच्छे से ये बात ब्रीफ भी की है कि कैसे पढ़ाई करें, क्या क्या पढ़ें, सब्जेक्ट कैसे चुनाव करें, किस तरह से उसको आप लें और कैसे उसको मोटिवेट अपने आप को करें। जब हम लोग दे रहे थे, मुझे 25-30 साल पुरानी ही बातें याद आती हैं बार बार। तो उस समय एक इंग्लिश क्वालिफाइंग हुआ करता था मेंस में। जी, अभी भी होता है। हाँ, तो जब वो हम लोग देते थे तो उसमें हम लोग को हंसी इसलिए आती थी क्योंकि जो कि इंग्लिश में पास नहीं होता था तो उसके पास एक येलो कार्ड आता था। यस, येलो लेटर आता था। येलो लेटर जी। तो उसको हम लोग लव लेटर कहते थे। तो वहाँ पूर्वांचल में लोग अपनी पूर्वांचली भाषा में जिस तरह से बात करते हैं भोजपुरी में, उसी तरह से बोलते कहो तो आइल का लव लेटर आइल। तो अक्सर ये होता था और बड़ा मजाक का विषय बनता था कि भाई वो इंग्लिश में पास नहीं हुए। उसके सामने बहुत बड़ी चुनौती होती थी क्योंकि उसका बैकग्राउंड तो हिंदी हुआ करता था। सही। वो JIC से पढ़ा हुआ है, सिंपल स्कूलों से पढ़ा हुआ है, प्राइमरी स्कूल गांव से किया हुआ है, उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी। ये चुनौती पार करने के लिए तैयारी के समय बच्चे को क्या करना चाहिए या छात्र को किस तरह से सोचना चाहिए? देखिए, पहले तो उसको नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। सबसे जो ओवर कॉन्फिडेंस बच्चों में रहता है कि नहीं ये तो हो ही जाएगा क्योंकि हमने 10वीं के लेवल का नॉर्मली सिलेबस आता है। लापरवाही नहीं होनी चाहिए। हाँ, लापरवाही से ही होता है। अगर थोड़ा भी उस पे ध्यान दिया जाए तो बहुत मुश्किल नहीं है क्योंकि 10वीं के लेवल का 10th लेवल का ही उसमें आता है, उतना आप लिख देंगे तो उससे हो जाएगा। और ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं जो आपके पूर्वांचल में अंग्रेजी को लेके है, जो शहर में बच्चे हैं उनको हिंदी को लेके है, वो बहुत डराता है। हाँ, तो हमारे बच्चे हैं वो हिंदी से डरे हुए हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, हिंदी तो बहुत खराब है इस समय। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल के बच्चे हैं उनकी हिंदी तो बहुत खराब है। या जो मैंने इसमें भी लिखा है कि जैसे हिंदी की जगह कोई भी रीजनल लैंग्वेज ले सकते हैं, तो जो वासिम भट्ट है उसने अपनी कश्मीरी ली, उर्दू ली, हाँ। पर उर्दू में वो कमजोर था, उसने अपनी छोटी बहन से पढ़ाई उर्दू सीखी।
मिन्नू ने अपनी माँ से मलयालम सीखी वापस, तो पहली बात तो उस पर ध्यान देना है, उसको नेग्लेक्ट नहीं करना है, और थोड़ा सा समय दे देंगे। अगर आप 1-2 पुराने पेपर करके इवेलुएट करके उसको देख लें, अगर आपको लगता है कि आप जितना क्वालिफाइंग नंबर है 33% होता है उससे डबल आप ला पा रहे हैं, तब आप थोड़ा रिलैक्स हो सकते हैं। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल इस समय आपसे जोड़ के पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि ये तो चलिए इंग्लिश और हिंदी की बात हुई, मैं सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। सब्जेक्ट आपने लिया, अपना पढ़ा हुआ सब्जेक्ट लिया, आपने पहला मेंस दिया और मेंस में आपने एक सर्टेन नंबर पाए, उसमें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, जो भी हुआ, अब सेकंड अटेम्प्ट जब दिए आपका नंबर फिर वही कहीं आसपास, निश्चित रूप से छात्र के जहन में ये बात आती है कि उसकी लिखने में कोई समस्या है या कोई बात ऐसी है कि उससे नंबर वो बढ़ नहीं रहा है। इससे निकलने का कोई रास्ता है क्या? इससे जो निकलने का एक मेरे को लगता है आजकल मॉडल, क्योंकि आपके इसमें एक उदाहरण है, 208 नंबर पाता है जी छात्र, और जब तीसरी बार देता तो 283 नंबर पाता है, वो बढ़ नहीं रहा, 2 बार 208 पे अटका हुआ है। जी, ये बहुत बच्चों के साथ होता है जो कि मेंस देते हैं और किसी ना किसी सब्जेक्ट में लगभग उतने ही नंबर पे अटक जाते हैं। तो कुछ लोगों ने ये किया है, जैसे भरत ने किया था, उसने सब्जेक्ट ही चेंज कर लिया, उसको लगा कि ये मेरा नहीं होगा ज्योग्राफी से, तो मैं पॉलिटिकल साइंस ले लेता हूँ, पर वो भी बहुत रिस्की काम है। दूसरा एक इसमें तरीका है कि आप आजकल मॉडल आंसर्स बहुत आते हैं, बेसिक है कि आपको आंसर को कैसे स्ट्रक्चर करना है, आपकी गलतियां कहाँ हो रही हैं। अगर कोई एक अच्छा आदमी आपको बता दे कि आपकी आंसर राइटिंग स्टाइल में ये गड़बड़ है और ये मॉडल आंसर्स हैं, इस तरह से आप लिखिए, डायग्राम को ज्यादा यूज करिए, हाईलाइट ज्यादा करिए, टिप्स होती है नंबर लेने की, कौन सा एग्जैक्ट वर्ड है जिसको एग्जामिनर ढूंढता है उस आंसर में, वो वाला शब्द पूछिए। तो इसमें थोड़ी मेंटरिंग की जरूरत है, चाहे कोई सक्सेसफुल कैंडिडेट से ले, चाहे कोई टीचर से ले, तो वो बहुत जरूरी है कि आपको अपना स्टाइल बदलना पड़ेगा, क्योंकि आपका स्टाइल जो है, नॉलेज तो सबको है, जब आपने मेंस दे रहे हैं तो खूब पढ़ाई सब कर रहे हैं, लेकिन आपका प्रेजेंटेशन का तरीका सुधारा जा सकता है, आपका लिखने का तरीका सुधारा जा सकता है, कौन सा वर्ड आप हाईलाइट कर रहे हैं उसको सुधारा जा सकता है, बुलेट पॉइंट, डायग्राम, कोट्स, इस तरह के टिप्स होते हैं जिससे आप ठीक कर सकते हैं। आर्थिक चुनौतियां इस परीक्षा में एक बड़ी है, क्योंकि फॉर्म भरने में तो बहुत पैसा नहीं लगता जी, सरकारी व्यवस्था है, यूपीएससी से कमीशन से फॉर्म निकलता है, वो आप फॉर्म कैसे भी पेपर से भी निकाल सकते हैं, प्रिंट आउट भी ले सकते हैं, कैसे भी करके आजकल ऑनलाइन है, हाँ ऑनलाइन भी निकाल सकते हैं, मतलब इजीएस्ट है, वो फॉर्म भरना आसान है, फॉर्म भर देंगे आप और पेपर देने के लिए आप तैयार हैं, उसमें कोई खास खर्चा नहीं आता। खर्चा आता है तैयारी में, रहने में, कहाँ जाके रहें। अगर दिल्ली आके रह रहे हैं तो मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर, ओल्ड राजेंद्र नगर में तो मैं खुद भी रहा हूँ, तो मुझे तो पता है कि जिस समय मैं रहता था उस समय 4,000 रुपए के रूम का किराया था, और आज की डेट में 10-15 हज़ार रुपए किराया है, 10-15 एक रूम, वो भी बहुत छोटा सा, आपने एक जगह मेंशन भी किया 10x5, बिल्कुल बहुत छोटा सा कमरा। इस चुनौती से पार पाने का या बिना इसके भी कोई ऐसा तरीका है उन छात्रों के लिए जो बहुत वीकर सेक्शन या बहुत गरीब तबके से हों और बिना कर्ज लिए, बिना कुछ किए, ऐसा हो सकता है? क्या सिर्फ जज्बे की लड़ाई है? बिल्कुल, अगर आप देखें इसमें स्टोरी अंजलि शर्मा की, वो अंजलि शर्मा जो ब्लाइंड गर्ल है वो थी सिक्किम में। सिक्किम में तो कोई कोचिंग सेंटर नहीं था, कोई वो दिल्ली भी नहीं आई कि मेरे को कोचिंग में आके करना है, उसने केवल यूट्यूब पे सुन सुन के लेक्चर अपनी तैयारी की, ठीक है। लेकिन सब लोग का ऐसा नहीं कि विजुअली इम्पेयर्ड है, नॉर्मल कैंडिडेट भी होंगे। तो आजकल एक तो ये सब दूरियां खत्म हो गई हैं कि आपको दिल्ली ही क्यों आना है, अगर सब कुछ इंटरनेट पे आपको मिल सकता है, सारी जानकारी मिल सकती है, सिलेबस का पता चल सकता है, मेंटर्स मिल सकते हैं, अच्छे गाइडेंस मिल सकती है, ऑनलाइन लेक्चर्स बहुत सारे हैं जो अगर आपको कोई सब्जेक्ट डिफिकल्ट लग रहा हो तो मेरे को लगता है कि दिल्ली भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप में वो जज्बा है, आपने जैसे कहा, और आपका टारगेट फिक्स्ड है, स्ट्रेटजी आपने बना ली है, तो कहीं भी बैठ के पढ़िए, वहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। समय तो देना पड़ेगा पढ़ाई में, समय बिल्कुल आपको कम से कम मेरे को लगता है 12 घंटे रोज पढ़ना ही चाहिए, इतना तो जरूरी है। यही सबसे बड़ी चुनौती है, हाँ, कि आपको लगता है कि कोई अगर 6 घंटे 8 घंटे पढ़ रहा है तो ऐसा नहीं है, वो नाकाफी साबित होता है। नहीं, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। ये सत्यम की स्टोरी में मैंने लिखा है, वो हमेशा बोलता था लड़का कि आप अपने कंफर्ट जोन में घुसे हुए हैं, मैंने 8 घंटे पढ़ लिया, मैंने इतना पढ़ लिया, बहुत हो गया। नहीं, आपको अपना कंफर्ट छोड़ना पड़ेगा,
आपको कम से कम 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा और टारगेटेड वे में सिलेबस को टारगेट करके उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। सत्यम और अंजलि की दोनों की कहानी एक साथ जोड़ता हूँ, क्योंकि दोनों में मैंने ये देखा है कि बहुत अहम रोल उनकी पारिस्थितिकी और भाग्य, इसका कहीं ऐसा है प्रभाव कि मैं पढ़ते वक्त महसूस कर रहा था कि सत्यम को तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ईश्वर चाह रहा है कि तुम IAS बनो। बिल्कुल। जो घटनाएं उसके साथ घट रही हैं और जिस तरह की हो रही है, एडमिट कार्ड का ना मिलना, हाँ। सेंटर पे पहुंच करके उसको फोन के थ्रू एंट्री मिल जाना, हाँ। फिर उसका बीमार हो जाना कोविड में, यस। और 25 दिन 30 दिन तक वो बेड पे पड़े रहना, बावजूद इसके सफल हो जाना। अंजलि के साथ समस्या की वहां पहुंचना और 11th के बच्चे के द्वारा उसको लेखनी का कोई उसका पर्यवेक्षक जो देता है स्क्राइबर, तो वो उसके शामिल होकर के निकलता है। ये एक ऐसी ऐसी चीजें हैं जो ये बताती हैं कि कहीं ना कहीं आपके लक्ष्य निर्धारण में ईश्वर का भी सहयोग जरूरी है। तो क्या जहन में छात्रों के या उन एस्पिरेंट्स के ये दिमाग में होना चाहिए कि ईश्वर चाहेगा तो ही होगा, या वो कहीं बाधात्मक भी है? नहीं, ईश्वर चाहेगा, देखिए हर चीज ईश्वर से होती है, वो तो एक जनरल सा कॉन्सेप्ट है। वो अपने आप को हिम्मत देने का है कि ईश्वर मेरे साथ है, मैं एक ईमानदारी से तैयारी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो ईश्वर मेरे साथ है, मेरे को सफल बनाएगा। लेकिन आपकी जब तक मेहनत नहीं होगी, वो तो बहुत जरूरी है। अगर आपने, वही मैं फिर कह रहा हूँ, 12 घंटे कम से कम पढ़ाई की, टारगेटेड वे में पढ़ाई की, खूब डिटर्मिनेशन से मन लगा के पढ़ाई की, तो आपका सिलेक्शन होगा। ईश्वर आपके साथ है। लेकिन आप सोचते रहेंगे नहीं ईश्वर साथ होगा तो मेरा हो जाएगा, मैं तो 6 घंटे ही पढ़ लेता हूँ, मैं तो नहीं, जाहिर है मैं ये सारी बातें आपसे कर रहा हूँ सर। हाँ। ये मेरी उन परीक्षार्थियों के लिए बिल्कुल बातें नहीं जो सफल हो गए। हाँ। मेरी ये बातें उन छात्रों के लिए है या उन परीक्षार्थियों के लिए है जो एक बार 2 बार असफल हो चुके हैं और अभी उनके पास चांस है। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अब 4-6 अटेम्प्ट दे चुके, खत्म हो गया, अब दूसरा रास्ता तलाश रहे हैं। ये चुनौती भी बड़ी तो है जी। निश्चित रूप से 1 लाख बच्चे तो ऐसे छात्र ऐसे हैं ही हैं जिनमें से केवल 10,000 पिछले 10 सालों में हुए होंगे और बाकी 90,000 अब दूसरे राहों पे चले गए होंगे। बिल्कुल। उनके सामने चुनौतियां वो खत्म हो गई, अब वो उस रास्ते पे है नहीं। जी। मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ कि जो 1-2 साल अभी दिए हुए हैं और जिनके पास अभी 2-3 साल या 2-3 अटेम्प्ट अभी बाकी है, तो उन्हें कैसे सोचना चाहिए? उनको सोचना चाहिए कि वो जरूर सफल होंगे, क्योंकि लगे रहेंगे तो होंगे। आप इसमें देखेंगे ना, केवल आप 2-3 लोग जो देखिए जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गए, सत्यम फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लविश फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया, लेकिन बाकी बच्चे 3-3, 4-4 अटेम्प्ट में हुए हैं सिलेक्शन। मीनू का 5वां अटेम्प्ट था, भरत का 4था अटेम्प्ट था, श्रुति शर्मा का दूसरा अटेम्प्ट था, अंजलि का भी था। हाँ, अंजलि का 4था अटेम्प्ट था। तो उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी। वो तो 1.5 साल में अंजलि कई बार फेल पास हुई। यस। तो उन्होंने हिम्मत नहीं छोड़ी, एक बार दोबारा से अपने आप को एकजुट किया कि चलो कोई बात नहीं, यहाँ गलतियां रही मेरी, उसको गलतियों को एनालाइज करिए, कहाँ गलती हो रही है। किसी और की मदद लेना चाहते हैं तो लीजिए, कहाँ मार्क्स कम हो रहे हैं, किस पेपर में कम हो रहे हैं, कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कैसे मैं आगे निकल सकता हूँ लोगों से। अगर हिम्मत छोड़ देंगे तो आपका सपना खत्म, फिर आप देखते रहिए सपना। लेकिन अगर हिम्मत रखेंगे, इनमें से अगर हिम्मत छोड़ दी होती तो अंजलि IAS नहीं होती, भरत IAS में नहीं होता, तो बाकी बच्चे भी, इवन वासिम भी 3rd अटेम्प्ट में हुआ, 2nd अटेम्प्ट में उसका प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। तो अगर वो हिम्मत हार जाता कि नहीं मेरे को नहीं बनना है, मेरा हो गया। वासिम तो जबकि रेवेन्यू सर्विस में था फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसके बाद 2nd अटेम्प्ट में प्रीलिम फेल होके वो बैठ जाता है कि नहीं मैं तो अब रेवेन्यू सर्विस ये थोड़ा सा तो चुनौती भरा होता है कि जब आपका एक रिजल्ट आया होता है, उसके 15-20 दिन बाद ही प्रीलिम सामने आ जाता है, क्योंकि आप फॉर्म तो भर चुके होते हैं पिछले वाले के लिए, 2nd अटेम्प्ट के लिए, और आपका रिजल्ट जब आउट होता है तो उससे और प्रीलिम्स के बीच में 20 दिन से ज्यादा का समय होता है जी। अगर रिजल्ट आपके फेवर में आया तो भी रैंक के हिसाब से आप लड़ाई लड़ेंगे, अगर टॉप रैंक पे नहीं आए, और अगर नहीं हुआ तो भी आपको प्रीलिम्स तो देना ही है, छोड़ सकते हैं। बिल्कुल, दोनों सिचुएशन में मेंटल टफनेस बहुत जरूरी है। अगर आपका रिजल्ट आया और आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, जो मेरे साथ एक बार हुआ था कि मैं इंटरव्यू तक गया फर्स्ट अटेम्प्ट में और रिजल्ट आया तो कहीं नाम नहीं था, तो फिर उसको अपने आप को वापस एक हिम्मत करके लगना, क्योंकि समय केवल 2 वीक 3 वीक रिजल्ट के बीच में और अगले एग्जाम के बीच में पहले तो 1 हफ्ते का समय होता था। तो आप इतना अपना डिसअपॉइंटमेंट को ओवरकम करना है, क्योंकि चाहे कम रैंक आए तब भी डिसअपॉइंटमेंट वापस रिवाइज करना है। हाँ, तो वो एक आपकी नर्व्स ऑफ स्टील जो बोलते हैं, ताकत को। एक महत्वपूर्ण बिंदु, मेंस की तैयारी पहले की जाए, या जैसे मान लीजिए फॉर्म भरे और अब प्रीलिम्स होने हैं
तो प्रीलिम्स होने के लिए आपके पास 3 महीने, 3.5 महीने या 4 महीने ऐसा समय मिलता है। प्रिपरेशन आप ग्रेजुएशन के समय आप लिखे भी हैं कि भाई अगर आपको जाना है इसमें तो आप ग्रेजुएशन के पीरियड से ही इस बारे में विचार करना शुरू करिए, चुनिंदा सब्जेक्ट चुनना शुरू करिए और उनको पढ़ना शुरू करिए और मॉक क्वेश्चन पेपर और इन सब चीज़ों से होकर निकलना शुरू करिए ताकि आप उससे फैमिलियर हो सकें। ये बड़ी स्पष्ट लाइन है और ये होना भी चाहिए बिल्कुल। अगर आपको सिविल सर्विसेज में जाना है। जरूरी नहीं कि आप ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद ही उसमें जाके जाइए, जाते हैं कुछ लोग उसके बाद भी। मेरा ये सवाल है कि क्या प्रिलिमिनरी की तैयारी फुल फोकस पहले होनी चाहिए या मेंस की तैयारी के साथ प्रिलिमिनरीज की तैयारी होनी चाहिए? कैसे मतलब मैनेज करना चाहिए? क्या बेनिफिट होता है कि मेंस की तैयारी अगर आपने बहुत अच्छे से की है तो प्रीलिम्स भी आपका स्कोर करने लगेगा? नहीं, देखिए मेंस की तैयारी पहले करना बहुत जरूरी है। अगर आप प्रीलिम क्लियर होने के बाद मेंस की तैयारी करेंगे तो वो शॉर्ट सक्सेस नहीं है, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारे समय में फिर भी वक्त 3-3.5 महीने मिलता था, लेकिन तब 2 ऑप्शनल होते थे। अब तो आपको 1-1.5 महीना ही मिलता है, रिजल्ट फट से आ जाता है। उसके बाद मेंस का भी बहुत जल्दी सितंबर में ही मेंस शुरू हो जाते हैं, जो हमारे समय में दिसंबर में होते थे। तो इसलिए आप तैयारी थोड़ा पहले करें। एक तो है कि बेस बनाना। बेस तो चाहे आप ग्रेजुएशन में शुरू कर दें, जनरल नॉलेज पढ़ना शुरू कर दें, इंटरेस्ट के सब्जेक्ट पढ़ें, थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस, ऐसे राइटिंग है या कुछ भी लिखें, तो वो उस तरह से एक बेस आप शुरू कर दें। और जब आपका है कि प्रीलिम मेरे को देना है, आप एक्सक्लूसिवली प्रीलिम के लिए 4-5 महीने रखिए, लेकिन उससे पहले 2-3 महीने रखिए मेंस की तैयारी के लिए, ताकि आपको उस समय वो आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। उस समय आप पे प्रेशर नहीं होगा कि मेरा सिलेबस खत्म नहीं हुआ है। किताब में ये बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने समझाया भी और ग्राफ के थ्रू समझाया है, सब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन के थ्रू बताया है, जो सेलेक्ट हुए हैं उनमें कौन कौन सी बुक्स पढ़े हैं उन्होंने, जिस भी सब्जेक्ट के थ्रू वो पास हुए हैं बच्चे, जो भी छात्र उसमें सेलेक्ट हुए। मेरा एक इसमें महत्वपूर्ण सवाल ये है कि 7 आपने इसमें जो है सेलेक्टेड छात्रों को चुना है जो IAS हुए। 7 बहुत अलग अलग, संघर्ष एक ही है लेकिन संघर्ष के आयाम अलग अलग हैं। बिल्कुल सही। कोई बहुत यंग है, कोई अमेरिका से वापस आया है, कोई केरला के एक बहुत छोटे से गांव में है, कोई बिहार में है। ऐसे ऐसे सिचुएशंस में हैं ये। कश्मीर और मुझे ऐसा कश्मीर से भी है, और कश्मीर तो हम सब जानते हैं कि कितना मिसहैपनिंग और क्या 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 नहीं होता है कश्मीर में, उसकी तो बात है ही। एक और जैसे मैं इसमें जानना या जोड़ना चाहता हूँ, जो तात्कालिक परिस्थितियां होती हैं छात्रों के साथ, जिन परिस्थितियों में वो रह रहे होते हैं, वहां से जब वो निकल करके इन परिस्थितियों में आते हैं कि आपको तैयारी करनी है, तो उनके सामने हार की स्थिति और जीत पाने की स्थिति, इन दोनों की लड़ाई के बीच में बहुत एक माइन्यूट लाइन होती है ना। आप जीतना चाहते हैं, कर रहे होते हैं, और कई बार ऐसा होता है आप डिप कर रहे होते हैं, आपको ये डर लग रहा होता है कि ये होगा नहीं। कई बार ऐसी परिस्थितियां आती होंगी, शाम के समय आप बैठे हुए हैं, लग रहा है कि हो नहीं पा रहा है, ये होगा नहीं। सही है। उससे बाहर निकलने का कोई ऐसा रास्ता, कोई कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है कि उसको कैसे सोचना चाहिए कि नहीं ये करना है मुझे तो होना चाहिए? इनके आपके 7 जो आपने चुने हैं वो तो सब उसी रास्ते के हैं। हाँ बिल्कुल, 7 में सब बाहर निकले हैं। सब बाहर निकले हैं। चाहे सत्यम गांधी हो जो कि बिल्कुल फुट के रोने लग गया था प्रीलिम से 1 हफ्ते पहले, सब रोए हैं। हाँ, चाहे वो सिलेक्शन के बाद रोए हो, चाहे सिलेक्शन से पहले रोए हो, सब रोए हैं। यस। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये मान के चलें कि 90% जो एस्पिरेंट्स हैं, जो परीक्षार्थी हैं, उनके सामने ये रुदन वाला सीन आएगा। या बिल्कुल, वो एक बार जरूर 1-2 बार जरूर आता है, लेकिन फिर उसमें मैं कहूँगा कि आपको एक हिम्मत रखनी चाहिए। आपको कोई मोटिवेटर एक रखना चाहिए जिसके सामने आप रो सकें और वो आपको वापस से आपका उत्साह जगा सके। चाहे आपकी माँ है, फैमिली है, या कोई मेंटर है, या कोई फिल्म है, या कोई कहानी है, या कुछ भी इस तरह का एक जरूर रखना चाहिए। और ये सब जो बाउंस बैक की क्वालिटी है, जो आप बाउंस बैक करते हैं लो से, वो आपके अंदर जगाइए। आप में ये पॉजिटिव थिंकिंग रखिए कि मेरा सिलेक्शन होगा। नेगेटिव सोचेंगे तो नहीं होगा। तो बहुत जल्दी आपको जो नेगेटिव जा रहा है उसको पॉजिटिव में बदलना है कि मेरा सिलेक्शन होगा, जरूर होगा। इसमें एक आपने 2-3 बार इसका जिक्र किया है, भारत दर्शन और कैडर। हाँ जी, हाँ जी। जैसे क्या होता है कि भाई सेलेक्ट हो गए आप और चले गए, अब भारत दर्शन के लिए आप निकल रहे हैं। थोड़ा उसको बताइए कि जब IAS हो जाता है जी लड़का या लड़की,
तो जब वो भारत दर्शन करने निकलता है उसके किस तरह के भाव आते हैं? आपने भी वो किया ही होगा भारत दर्शन। बिल्कुल बिल्कुल, भारत दर्शन सबसे यादगार चीज होती है आईएएस ट्रेनिंग की। इसलिए मैंने इसमें कहानी केवल सिलेक्शन पे नहीं खत्म की। 12वीं फिल्म में आप देखेंगे कहानी सिलेक्शन पे खत्म हो गई, लेकिन मैं बच्चों को बताना चाहता था कि उसके बाद क्या लाइफ होती है, जब लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी जाते हैं वहाँ क्या क्या होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है जी, जब जानना चाहिए कि लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी किस माहौल में है और वहां से फिर आगे क्या क्या। बिल्कुल, उसके बाद भारत दर्शन में जाते हैं वहाँ क्या होता है, या उसके बाद में आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाते हैं ट्रेनिंग में, या फर्स्ट पोस्टिंग के भी कुछ किस्से इसमें हैं। तो भारत दर्शन पे आता हूँ। भारत दर्शन जो है 2 महीने का एक्सटेंसिव पूरे देश भर का भ्रमण है, लेकिन ये कोई टूरिज्म वाला नहीं है कि आप घूम के आ रहे हैं बस। इसमें बहुत अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके साथ काम करने का मौका दिया जाता है। जैसे आर्मी, एयरफोर्स, नेवी। हमारा शुरू हुआ था आर्मी से, बहुत लोग का आर्मी से ही जनरली शुरू होता है। तो आर्मी के साथ बिल्कुल बॉर्डर एरिया में कैसे वो परिस्थिति में हमारे जवान काम करते हैं, क्या लीडरशिप क्वालिटीज़ वहाँ के ऑफिसर्स की हैं, और आर्मी सिविल कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होता है। हम उनकी बात को समझते हैं, उनके कठिनाइयों को, उनकी सिचुएशंस को, कैसे खराब उसमें ठंड में रह रहे हैं। और वहाँ पे भी स्माइलिंग है। आप उसमें अंजलि की स्टोरी में देखेंगे कि उसमें भी वो अच्छे से बहुत ही वेलकमिंग रहते हैं, उनका जोश रहता है। फिर एयरफोर्स में जाते हैं, एयरफोर्स में अटैचमेंट होता है। नेवी में जाते हैं, नेवी में जहाज में अंदर जाते हैं, पनडुब्बी में जाते हैं। इसका पर्पस है कि हम उनके ऑर्गेनाइजेशन को समझें, उनके चैलेंजेस को समझें। जब हम काम करने वापस आएंगे फील्ड से, जब नौकरी में पोस्टिंग होगी, तो हमको ध्यान रहेगा कि ये सब होता है उनके साथ। फिर एक प्राइवेट सेक्टर की एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैचमेंट होता है, ताकि प्राइवेट सेक्टर की बारीकियों को हम समझ पाएं। पब्लिक सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन के साथ अटैचमेंट होता है, पब्लिक सेक्टर कैसे काम करता है। एनजीओज के साथ में अटैचमेंट होते हैं कि वो सोशल वर्क हो रहा है। तो इस तरह के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ उस 2 महीने में देश के अलग अलग जगह पे काम करने का मौका मिलता है, सीखने का मौका मिलता है। प्लस जो ग्रुप में लोग हैं उनके साथ एक आपकी अपनी बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो जाती है, जो कि हमेशा याद रहता है कि भारत दर्शन में हम साथ थे, बैचमेट्स। बहुत सारे एग्जाम होते हैं देश में, उनमें सबसे बड़ा एग्जाम सिविल सर्विसेज ही माना जाता है। उसके कारण मैंने जब सोचना शुरू किया था उस समय मुझे ऐसा लगता था कि जैसे आप आईआईटी कर भी लीजिए, आप इंजीनियरिंग कर भी लीजिए, तो फिर आपको एक सर्विस की लड़ाई लड़नी होती है। ये एक ऐसा एग्जाम है जिसमें आप कुछ भी ना हो और फिर बहुत कुछ हो जाते हैं। जी बिल्कुल। जब आप कुछ नहीं होते हैं और बहुत कुछ हो जाते हैं, मैंने वो भी समझने की कोशिश की है कि जैसे मान लीजिए कि आप कुछ नहीं है और जब आप बहुत कुछ हो जाते हैं, तो इसके बीच में सामंजस्य बिठाने की चुनौती कितनी बड़ी होती है उन छात्रों के साथ या उन विद्यार्थियों के साथ, जब वो एकदम छोटे से गांव से आते हैं और अचानक आईएएस बन के जिलाधिकारी बन गए। तो क्या उनके जहन में ये भाव, क्योंकि 6-7 साल 8 साल ही लगता है उनको डीएम बनने में। बिल्कुल, डीएम, इवन एसडीएम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो कि पहली पोस्टिंग, वो तो 6-6 महीने में बदलते चले जाते हैं। 6-6 महीने में बदलते हैं। इसमें 2 तरह के लोग हैं। कुछ लोग को होता है कि वो दिमाग में एक माइनॉरिटी है, वो शुरू में वो दिमाग में घुस जाता है कि मैं तो पता नहीं क्या बन गया हूँ, लेकिन वो फिर धीरे धीरे ठोकरें खाते हैं तो समझ में भी आता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आप सर्विस में हैं, आप अच्छा काम करिए, तभी आपकी पहचान है, इससे कुछ नहीं है। दूसरा है जो एक, जैसे मेरे साथ भी हुआ था कि आपको अचानक लगता है कि अरे मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ लोगों के लिए। तो वो एक भावना जिसकी रहती है, वो वैसी ही भावना होनी चाहिए, क्योंकि जैसे आपने भी कहा लक का बहुत फैक्टर होता है। अगर जो लोग 10,000 लोग ने प्रीलिम पास किया, 15,000 ने मेंस दिया, तो वो उनका कैलिबर लगभग बराबर ही है, 19-20 का ही फर्क है। फिर इंटरव्यू दिया, उसमें से मान लीजिए 2500 लोगों ने, तो लगभग सेम ही है, कोई फर्क नहीं है जो इंटरव्यू में गया और जो सिलेक्शन हुआ। और उसके बाद सिलेक्शन हुआ तो 1000 लोग का हुआ, लेकिन आईएएस में तो 150 ही हुए। तो वो 1000 बिल्कुल आपकी ही तरह के लोग हैं, आपके ही कैलिबर के हैं। ये है कि थोड़ा लक आपके साथ था तो आपका सारा गोटियां फिट हो गई कि आपको इंटरव्यू में ठीक नंबर मिल गए, प्रीलिम्स में, मेंस में भी आपके ऑप्शनल वगैरह के क्वेश्चन ठीक आ गए, मार्किंग स्कीम अच्छी हो गई, किसी की नहीं भी हो पाई। तो आपको हमेशा ये एक भगवान को धन्यवाद देना चाहिए कि मेरे को मौका दिया उन्होंने, और भी लोगों को किसी और को दे सकता था, और उसको आपको उसको चुकाना चाहिए, उस मौके का जो ऋण है, अच्छा काम करके फील्ड में। व्यक्तित्व परीक्षण के बारे में, या इंटरव्यू जिसे हम कहते हैं कॉमनली, उसके बारे में बहुत सारी भ्रांतियां हैं। इंटरव्यू में कुछ भी सवाल पूछा सकता है, कहीं से भी पूछा सकता है, आपके व्यक्तित्व के बारे में पूछा सकता है,
आपकी रुचियां तो पूछी ही जाती हैं। बिल्कुल। जो DAFA में आपने डाला भी है कि भाई जो आपका पूरा फॉर्म भरा जाता है जिसमें सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या पसंद है, क्या रुचियाँ क्या क्या हैं। तो उसमें लेकिन भ्रांतियाँ ऐसी ऐसी हैं कि कभी कभी आप देखेंगे कि आजकल तो रील का ज़माना है ना, और फेसबुक पे आप देख रहे हैं तो आई से पूछा गया इंटरव्यू आ जाएगा। अब वो इंटरव्यू ऐसा होगा कि पूछिए मत, कि दरवाजे में क्रॉस किए, दरवाजा खोले, धड़ाक से गिर गया एक गमला, और फिर उस गमले को उठाने वाला जो है वो उससे बोला गया कि आप तो IAS बनने वाले थे, आपने गमला क्यों उठाया। तो ये मजाकिया टाइप में बहुत सारे चलते हैं और उसको सच मान बैठते हैं। जो छात्र गांव से आते हैं, गांव देहात से आते हैं, वो अक्सर उसको सच मान बैठते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है क्या। आपका क्या अनुभव है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे को लगता है इंटरव्यू, पहली बात तो इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल होता है, अच्छा माहौल बनाने की कोशिश करता है। उसको भी पता है कि बच्चा नर्वस है, टेंशन में होगा, छोटी जगह से भी आया चाहे बड़ी जगह से भी आया, UPSC के रूम में जाके सब टेंशन में एक बार तो हो ही जाते हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड आपका बहुत फ्रेंडली होता है, ऐसा नहीं है कि बहुत एग्रेसिव है। कई बार मॉक इंटरव्यू में ऐसा करके लोग दिखाते हैं कि एग्रेसिव है पूछने वाला, या कुछ बोल रहा है, या जो ऐसे आपने बात की कि गमला गिर गया हो। तो इंटरव्यू बोर्ड बहुत ही कॉर्डियल होता है, पहली बात तो। दूसरी बात है, आपको वहाँ पे एक ही फैक्टर है, वो आपकी पर्सनैलिटी देख रहे हैं, आपकी नॉलेज नहीं देख रहे हैं। अगर आपकी नॉलेज में कोई कमी भी है तो वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपकी नॉलेज देखी जा चुकी है प्रीलिम्स में, आपकी नॉलेज देखी जा चुकी है मेंस में। अब तो उनको ये देखना है कि ये जो बंदा है इसकी पर्सनैलिटी IAS के लिए ठीक है कि नहीं है, या सिविल सर्विस वैचारिक रूप से कितना हो। हाँ, वैचारिक रूप से तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत। तो कुछ भी आपको सवाल नहीं आता है जवाब उसका, तो आप बोल दें कि सर ये मैं नहीं जानता हूँ। कोई डेटा आपको नहीं पता है तो आप बोल दें नहीं जानता हूँ, उसको घुमाने की कोशिश नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात, मॉक इंटरव्यू कई बार आपको प्रॉब्लम करते हैं, आपको ये समझना है। मॉक इंटरव्यू में बहुत बड़े बड़े स्टूडियो हैं, 10 कैमरे लगे हुए हैं, आप देने जाएंगे तो बहुत दूर बैठा होगा इंटरव्यू बोर्ड, 50 कदम पे आपको चल के जाना है। तो वहीं जब आप UPSC के रूम में घुसेंगे तो बहुत छोटा सा कमरा होता है। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेरे जो 7 हीरोज हैं उनको लगा कि वो गलत कमरे में आ गए, क्योंकि अरे वो तो इतना बड़ा कमरा होता था, क्या इस कमरे के आगे एक और कमरा है जिसमें इंटरव्यू होगा। तो इसलिए सेटिंग से नहीं घबराएं, सेटिंग थोड़ी अलग हो सकती है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत लोगों का इंटरव्यू DAF के अराउंड घूमता है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड को वही आइडिया देता है कि बच्चे से क्या पूछना है, चाहे उसका बैकग्राउंड है, या उस कौन से स्टेट से आया है, या क्या पढ़ाई की है। तो DAF जो है उसके ऊपर अपनी पूरी तैयारी करें, अपने उसमें जो जानकारी, उस पर क्या क्वेश्चन हो सकता है, आप उस पर जो जवाब देंगे उनसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर जवाब देंगे उससे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपने अपना DAF अच्छा कर लिया है और थोड़ा करंट इवेंट उस समय के जो चल रहे हैं, तो आप अगर ऑनेस्टली कॉन्फिडेंस से इंटरव्यू देंगे तो कोई आपको रोक नहीं सकता सिलेक्शन। एक कैडर की बात करता हूँ मैं, सिलेक्शन हो गया, पहुंच गया लाल बहादुर शास्त्री लवासना एकेडमी। जी। चूँकि जैसे लवासना का नाम लीजिए आप, और जिसने भी उन पेपर्स के थ्रू या एग्जाम के थ्रू निकला होगा, जो अब नहीं भी सेलेक्ट हुए होंगे, बैठे हुए इसको देखेंगे भी इस इंटरव्यू को, तो उनको अभी भी लवासना बहुत अट्रैक्ट करता है। जी बिल्कुल, वो ताज़िंदगी करता है। जिन्होंने भी इस एग्जाम के थ्रू पास मतलब जाने की कोशिश की है, पास हुए या नहीं हुए, उनको अट्रैक्ट करता ही करता है जी। और मुझे लगता है आजीवन ये सोचते रहते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो जब पिता बन जाते हैं तो अपने बच्चों के ऊपर भी वो दबाव डालना शुरू करते हैं कि बेटा तुम्हें देना चाहिए, भले ही बेटे का मन हो या ना हो। मैं ये भी मानता हूँ कि अगर बच्चे का मन नहीं है, या आपके पुत्र या पुत्री का मन नहीं है, तो उसको बहुत प्रेशराइज नहीं करना चाहिए। सही बात। क्योंकि ये इतना आसान पेपर नहीं है जिसको आप जा करके बस देने लगे और उसके ट्रॉमा में ना आए। आना पड़ता है, आ जाता है आदमी जी। और कहीं ना कहीं ये नशे जैसा भी है। बिल्कुल, ये भी मैं मानता हूँ। बिल्कुल, अगर पहला अटेम्प्ट आपने दिया है तो आप दूसरे के लिए अट्रैक्ट होंगे, फिर उससे निकलना बहुत मुश्किल है। फिर आपको नशा हो जाता है कि नहीं, पास होना है, अगली बार मेरे को करके दिखाना है। अब मैं जिस बात पे आ रहा हूँ कि कैडर, वहां पहुंच करके कैडर डिसाइड होता है जी। कभी कभी आपको मन लायक कैडर मिलता है, कभी कभी नहीं मिलता है। जिस समय मिल जाता है वो तो खुशी का पल हो गया, कभी नहीं भी मिला। वैसे मतलब मैं आपसे पूछूंगा बाद में, लेकिन मैं अभी ये जानना चाह रहा हूँ कि कैडर मान लीजिए नहीं मिला, तो उस समय वो व्यक्ति या वो IAS जो हो गया है, वो कैसे सोचता है, क्या लगता है उसको कि कैडर उसका नहीं मिला। जैसे इसमें घटना आपने लिखी है कि वो आंध्रा का कैडर चाह रहा है पर उसे मिल गया पश्चिम बंगाल। हाँ लिखा है, भरत सिंह का ही लिखा है, मैं नाम तो बोल ही दूंगा। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि उसको एक दूसरा ये समझाता है कि
तुम कोई आंध्रा के रहने वाले थे क्या? हाँ। तो क्या दिमाग में या जहन में ये जो आईएएस एस्पिरेंट्स हैं, जब नहीं भी सेलेक्ट हुए, जब तैयारी कर रहे हैं, तो उनके जहन में ये होना चाहिए कि वो देश के लिए जा रहे हैं, ना कि किसी स्टेट के लिए। ये जो काडर वाला कुछ लोग को डिसअपॉइंटमेंट होता है ना, ये बहुत टेम्परेरी है। क्योंकि जब आप उस काडर में चले जाते हैं और तो वहाँ घुल मिल जाएंगे, आपको देश में ऐसा नहीं लगेगा कि आप दूसरी जगह आ गए हो, क्योंकि हर जगह बहुत वेलकमिंग रहता है, हर जगह आपको सेम अपॉर्चुनिटी मिलती है, वहाँ का कल्चर बहुत जल्दी सीख जाते हैं, वहाँ की भाषा बहुत जल्दी सीख जाते हैं। इनिशियली थोड़ा सा लोगों को डिसअपॉइंटमेंट होता है, क्योंकि वो एक्सपेक्टेशन ऐसी रख लेते हैं कि मेरे को तो ये कार्डर मिलेगा या मेरे को अपना होम कार्डर मिलना चाहिए। आजकल जो कार्डर अलॉटमेंट का सिस्टम है उसमें ये डिसअपॉइंटमेंट के थोड़े चांस कम है, क्योंकि जोन सिस्टम है। आपको अब अपनी मर्जी से स्टेट्स की चॉइस भरते हैं। अच्छा। तो जोनल सिस्टम है कि पहले आप जोन है, मान लो आप हरियाणा के हैं तो नॉर्थ जोन में आप कौन सा लेना चाहते हैं, फिर एक स्टेट आपको वेस्ट जोन से लेना है, एक स्टेट आपको साउथ जोन से लेना है। तो लोगों को पता होता है लार्जली कि ये वाला कार्डर मिल सकता है, थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो इसलिए बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट नहीं होता। दूसरा, एकेडमी में जाते ही आपको गुरु एक दो बच्चा मिल जाता है जो सबके कार्डर पहले ही डिसाइड करके बता देता है लार्जली कि आपको ये मिलेगा, आपको ये मिलेगा। अच्छा। तो इसलिए मेंटली एकेडमी में मिल जाता है। हाँ, एकेडमी में हर बैच में एक आध उन्हीं में से सिलेक्टेड लोगों में से एक आध ज्ञानी होता है जो सबके कार्डर प्लॉट करके रखता है। तो इसलिए लोगों को जनरली वही आते हैं। तो अभी इतना मुश्किल नहीं है कार्डर में। हमारे समय में होता था कि हमारा एक तरह से लॉटरी से निकलता था कार्डर हमारे समय में, कि आपकी 1/3 सीटें थी होम स्टेट के लिए। अगर आप अपने होम स्टेट में टॉपर हैं और उस कैटेगरी में है जिसकी सीट आई है, जनरल की आई है कि SC ST की आई है, तो मिल जाता था। बाकी लॉटरी चलता था, एक तरह से रोस्टर बोलते थे उसको। अब रोस्टर सिस्टम नहीं है, अब तो आपका जोनिंग सिस्टम है। तो आप ही ने जोन सेलेक्ट किए हैं। तो आप देखोगे इसमें लवीश ने जब वो भर रहा था चॉइस, तो उसने अपने फ्रेंड से पूछा था कि मैं कौन सी चॉइस भरूं, और उसने जो चॉइस भरी उसको मिली। उसके फ्रेंड ने भी उसको समझाया कि उसका दुविधा थी यूपी जाऊं या मैं कर्नाटका जाऊं। तो उसके दोस्त का ये मानना था, जो उसको भी अच्छा लगा, कि कर्नाटका में उसकी फैमिली के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, बच्चों की पढ़ाई के लिए को लेके, बड़े बड़े शहर हैं, माता पिता के इलाज को लेके, तो उसने कर्नाटका भरा, कर्नाटका मिल गया। तो आजकल बहुत सरप्राइजेज नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा। अब एक और लड़ाई, मानविकी वाले समझते हैं कि इंजीनियरिंग और IIT और इन सबसे निकलने वाले बच्चे ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, और सिविल देते समय अक्सर IITians को भी देखा है कि वो कोई मानविकी का सब्जेक्ट ले लेते हैं जी। ये गफलत कैसे दूर हो? देखिए, इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जो सिलेक्शन होता है ना, वो तो उसी का होता है जो मेहनत से टारगेटेड वे में काम करता है। तो जो IITians हैं या इंजीनियर्स हैं, वो अपने ग्रेजुएशन से या उससे पहले जब तैयारी करते हैं IIT JEE की, उस समय से थोड़े डिसिप्लिन रहते हैं। उनका जो बैठने का, पढ़ने का स्पैन है, नंबर ऑफ आवर्स है, बढ़ जाता है, टारगेटिंग का बढ़ जाता है। वहाँ जाके भी काफ़ी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट हैं वो रिस्की हैं। तो बहुत सारे इंजीनियर वो सब्जेक्ट नहीं लेते, क्योंकि एक तो सिलेबस बहुत बड़ा है उनका, दूसरा जो IIT में पढ़ाया जाता है किताबें, वो सिविल सर्विस में अलग किताबों से पढ़ना पड़ता है। आपने लवीश की स्टोरी में देखा होगा कि उसने कहा कि IIT में तो फॉरेन ऑथर्स की किताब बोलते हैं पढ़ो, इसमें बोलते हैं कि इंडियन ऑथर्स की पढ़ो सिविल सर्विसेज में। तो इसलिए बहुत लोग कॉन्फिडेंट नहीं होते इंजीनियरिंग सब्जेक्ट को लेके, पर वो इंटेलिजेंट होते हैं, हार्डवर्किंग होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं, तो वो मानविकी का सब्जेक्ट लेके भी पास हो जाते हैं। कुल मिला के इस पुस्तक में और पूरी बातचीत में ये बात बहुत साफ है कि जिसको भी इस परीक्षा में शामिल होना है और जिसने भी सोचा है कि इसमें जाएगा, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही पॉइंट है कि योजना बहुत ज़रूरी है। योजना के बिना इसमें जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि असफलताएं सबको मिलेंगी, सफलताएं सबको मिलेंगी, लेकिन ज़्यादा प्रतिशत उनके पक्ष में रहेगा जो योजनाबद्ध तरीके से इसमें शामिल होगा। सज्जन सर से बातें करके बहुत अच्छा लगा, और मैं समझता हूं कि इस पुस्तक से कम इतनी घनघोर जानकारी होगी। अद्भुत पुस्तक है। मैं इसलिए कहूँगा बार बार कि इसको हर वो छात्र जरूर पढ़े जिसको भी लगता है कि उसको अगले कुछ सालों में IAS की तैयारी करनी है। और IAS इसलिए भी क्योंकि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में
आप जब जाते हैं तो आपके सामने इतने बड़े प्लेटफॉर्म होते हैं कि जहाँ पर सच में आप अपने उन भावनाओं को काबू करते हुए और उन चीज़ों को रखते हुए उन लोगों के लिए काम कर सकते हैं जिनको आप राह चलते सोचते हैं कि शायद इनके लिए ये होना चाहिए। कुंभ अभी बीता है, भगदड़ हुई है, लोग मरे हैं, लेकिन उसमें फिर भी जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो अधिकारी हैं, तमाम PSI सभी की बात कर रहा हूँ, सब उसमें एक सुर में ये बात समझते हुए देखते पाए गए हैं कि उन्होंने उस व्यवस्था को बनाने की भरसक प्रयास किए। क्योंकि जब आप समझते हैं कि 1 करोड़ या 2 करोड़ लोग एक साथ कहीं एकत्रित हो रहे हों और वहाँ इस तरह की भगदड़ हो जाए तो वहाँ 100-50 लोगों से काम नहीं होगा, वहाँ निश्चित तौर पे हज़ारों की तादाद में लोग मर सकते हैं। ये संबल कहीं ना कहीं इस सर्विस में होता है। हमारे आपके हाथ पांव काम जाएंगे, लेकिन सिविल सर्वेंट्स उस समय उन चीज़ों के लिए लड़ने के लिए जिस जहन और जिस ताकत के साथ वहाँ पहुँचते हैं, ये तैयारी लबासना में ही हो सकती है और लबासना पहुँचने का रास्ता योजनाबद्ध तरीके से आप कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।